बच्चों, आज का जो चैप्टर है वह है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इसमें हम बात करेंगे राज्य की, राजाओं की और किस तरह से ये गणराज्य बने। तो पहला जो हमारा पहले हम बात कर लेते हैं कि जो राजा थे वो किस तरह से बना करते थे। तो पहले जो राजा थे वो आज की तरह नहीं बनते थे। जैसे कि आज हम लोग शासक को चुन लेते हैं ना, चुनाव के द्वारा, वोट के द्वारा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो राजा बनते थे वो बनते थे यज्ञ के द्वारा, है ना। तो जो यज्ञ कर लेते थे और फिर वो राजा बन जाते थे। और ये इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए, लोग बनते गए, बहुत सारे अलग अलग तरह से परिवर्तन आते गए। कभी किस तरह से बनना, कभी यज्ञ के द्वारा बनना, फिर उसके बाद 3000 साल के बाद फिर परिवर्तन हुआ। फिर अश्वमेध यज्ञ एक ही ऐसा ही आयोजन था जिसमें कि क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ में कि एक घोड़े को जो राजा की देखरेख में एक स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी कि राजा अपने घोड़े को ऐसे ही छोड़ देता था और जो घोड़ा था वह दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक जा सकता था वो वहाँ तक जाता था, क्योंकि उस घोड़े के ऊपर एक पत्र भी लटका दिया जाता था जिस पर एक संदेश लिखा होता था कि अगर कोई इस घोड़े को पकड़ेगा या रोकेगा तो उसे उस राजा जिसका ये घोड़ा है उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। और अगर कोई पकड़ लेता था तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। और अगर कोई राजा, अन्य राजा उसको नहीं पकड़ता था और उसको जाने देता था तो इसका मतलब था वो दूसरा राजा उससे उसका जो है मित्र बनना चाहता है ना। और अगर कोई पकड़ लेगा तो उसको उससे युद्ध करना पड़ेगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ वो जो अश्व यानी कि जो घोड़ा था, जहाँ जहाँ घूमता था वो क्षेत्र उस राजा के अधीन हो जाता था जिसका ये घोड़ा है। तो इस तरह से अश्वमेध का आयोजन किया जाता था। इसके बाद जो राजा, या तो जो राजा थे वो उसको घोड़े को पकड़ने वाले थे वो तो युद्ध करते थे, लेकिन जो उस घोड़े को पकड़ते नहीं थे वो उसके क्या बन जाते थे, मित्र बन जाते थे। और फिर क्या होता था, वो जो जिसका ये घोड़ा है, तो जिस राजा का ये घोड़ा होता था फिर वो उन सबको आमंत्रित करता था, उन राजाओं को। और फिर क्या होता था, एक यज्ञ किया जाता था और वो यज्ञ जो पुरोहित द्वारा संपन्न कराया जाता था। पुरोहित जानते हैं ना, जो पूजा पाठ करते हैं वो लोग इसको जो संपन्न कराते थे। अश्व यज्ञ जो करने वाला जो राजा था वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था और सभी राजा उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेके आते थे। और जो राजा था वो एक बाघ की खाल पर बैठकर आसन पर बिठाया जाता था और उसका जो सारथी होता था उसका वो सहचर होता था, क्योंकि सारथी ही राजा के साथ रहता था। और जितनी भी आक्रमण युद्ध होते थे वो सारथी ही था एकमात्र जो उसके गुणगान को बता सकता था कि किस तरह से राजा ने युद्ध किए। इस तरह से वो राजाओं की विजयों का गुणगान भी किया करता था, है ना। और इस तरह से अच्छा, अब इस यज्ञ में उसके जो रिश्तेदार होते थे वो बैठते थे और उसके जो जितने भी आसपास के जो राजा होते थे जिनको वो इनवाइट करता था वो लोग भी आते थे, उधर उस अनुष्ठान में बैठते थे। लेकिन वो केवल देखते थे, वो उसमें कुछ करते नहीं थे। केवल उसके जो परिवार के लोग होते थे वही उसमें भाग ले पाते थे। और इसमें जो शूद्र होते थे ना, जिनको नीची जाति का माना जाता था, वो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाते थे। तो एक बार हम बात कर लेते हैं वो शूद्र किस तरह से वो शूद्र माने गए थे। तो हमारे जो वेद हैं, है ना, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और जो वेद है, तो उसमें क्या था, ये पहले से ही वर्णन किया हुआ है कि इसमें 4 जो वर्ण व्यवस्था है उसको बताया गया है। तो इसमें था जो ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, शूद्र हुआ, वैश्य हुआ। तो इसमें जो पहला नंबर आता है ब्राह्मण का कार्य होता था शिक्षा देना और पूजा पाठ करना। तो और दूसरा नंबर पे आता है क्षत्रियों का काम होता था कि अपने देश, अपने राज्य की क्या करना, रक्षा करना, लड़ाई लड़ना। तो इस तरह के ये और तीसरे नंबर पे आता था वैश्य। तो वैश्य वो होते थे जो कि खाद्यान्न और जो काम करने वाले व्यापारी होते थे।
तो अर्थव्यवस्था को संभालना, इस तरह के काम जो करते थे वो वैश्य में आते थे। और चौथे नंबर पे शूद्र आते थे, जो कि इन तीनों जो थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करने वाले चौथे नंबर पे यानी कि शूद्र कहे जाते थे। तो वही मैंने अभी बताया कि शूद्रों को वहाँ पर जाना अनुष्ठानों में इजाज़त नहीं थी, उनको मनाही थी कि वो उधर अपनी उपस्थिति नहीं दे सकते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि वर्ण व्यवस्था किस तरह से चलती रही थी होगी। तो अब देखिए जनपद, जनपद क्या था? जनपद होते थे महायज्ञ को करने के बाद। अब क्या हुआ, यज्ञ कर लिए, अब महायज्ञ करने के बाद राजा क्या बन गए? अब केवल कुछ लोगों के राजा नहीं बन गए, अब उन्होंने जनपदों का राजा मानना लगा कि अब वो कुछ लोगों के नहीं, अब जनपद उनका हो गया। जनपद का मतलब होता है लोगों के रहने की जगह, जन मतलब लोग, लोगों के रहने की जगह। तो इस तरह से तो अब जब काफ़ी समय हो गया तो पुरातत्वविद होते हैं ना, जो खुदाई करते हैं और पता लगाते हैं कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें निकली। तो उन्होंने दिल्ली के पास जो पुराना किला है और हस्तिनापुर हुआ और अंतर्जी खेड़ा है, वहाँ पर खुदाई करी और वहाँ पे पता लगाया कि ऐसे जनपदों की कुछ अवशेष मिले हैं, जहाँ पर कि झोंपड़ियाँ के अवशेष मिली हैं, जहाँ पर कौन कौन सी धान, जौ, दालें, गन्ना, इस तरह के सरसों, इस तरह की फसल उगाते थे। और वहाँ पर लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें से कुछ घूसर, कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन, जैसे चित्रित घूसर पात्र। चित्रित घूसर पात्र ऐसा था जिस पर डिज़ाइन बनाई गई थी, चित्रकारी की गई थी और रेखाओं से, आकृतियों से बहुत सुंदर बना दिया जाता था। और ये इस तरह के पात्रों को ज़्यादातर थाली, कटोरियाँ इस तरह के मिले हैं और ये बहुत पतली, सुंदर, चिकने, और इसका प्रयोग ऐसे खाने पीने के लिए किया जाता होगा, क्योंकि कुछ विशेष होते हैं ना, विशेष तीज त्योहारों पे अच्छे से बर्तन निकाले जाते थे। तो इसी तरह से वहाँ पर इस घूसर पात्रों का भी प्रयोग किया जाता होगा। अब देखो, अब महाजनपद क्या होते हैं? महाजनपद होते हैं जनपद को मिलाकर, कई सारे जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद का निर्माण, यानी कि वह करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इनको महाजनपद कहा जाने लगा था, यानी कि जनपदों के ऊपर भी एक बहुत शक्तिशाली जनपद, बहुत बड़ा। तो इसमें जो महाजनपद की एक राजधानी भी होती थी, है ना, और उस राजधानी को क्या कर देते थे, किलेबंदी बना दिया थे कि किले, एक महाजनपद हुआ और उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी सी बाउंड्री करवा दी और उसको बहुत लंबी लंबी जब बाउंड्री हो जाती थी तो वो महाजनपद होता था। किले जो होते थे वो सुरक्षित हो जाते थे आक्रमणकारियों से। कोई भी आक्रमणकारी उस पर आसानी से धावा नहीं बोल सकता था। मजबूत दीवारें होती थी और उस किले के अंदर उनकी प्रजा सुरक्षित रहती थी और उसकी जो बनाने का काम वहाँ के जो कारीगर होते थे वो करते थे, ईंट वगैरह लगाकर। और अच्छा, इसको बनाने का एक तो सुरक्षा का इंतज़ाम हुआ कि सुरक्षा के मकसद से ये किले की दीवारें बनाई जाती थी। दूसरा होता था कि अपने को बहुत ज़्यादा पैसे वाला, धनवान और इस तरह का दिखाने के लिए भी राजा दिखाते थे कि हमारा कितना बड़ा बना हुआ है उनका किला। ये भी प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़े बड़े किले और उनकी दीवारें बनाते थे। और इस पर क्या होता था, फिर इन पर नियंत्रण करना भी आसान हो जाता था और वहाँ पर जो लोग थे वो आसानी से अपने आप को सुरक्षित मानते रहते थे कि हम सुरक्षित हैं, हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। और वहाँ जब राजा था वो सेना भी रखने लगा था और उनको वेतन भी देता था और उनको वेतन के रूप में आहत सिक्के, या है ना, आहत सिक्के आप लोगों ने पहले जो लास्ट चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे, आहत सिक्के क्या होते थे, उसके रूप में वो वेतन भी देता था। तो अब देखो, अब कर क्या होते थे, अब कर आप लोग जानते हो कर क्या होते हैं? नहीं जानते तो अब जान लोगे। तो कर होते हैं टैक्स। तो जो महाजनपद का जो राजा होता था काफ़ी शक्तिशाली होता था। अब उसने एक सेना भी रखी हुई है ना, और उसको अपना किले का रखरखाव भी करना है, सेना को वेतन भी देना है और बहुत सारी युद्ध संबंधी चीज़ें होती हैं, खर्चे होते हैं, उनको भी चलाना है। तो वो आखिर पैसा कहाँ से आएगा? तो वो पैसा आएगा कर के द्वारा। और कर किससे लेगा? वो किसानों से, क्योंकि किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी और वो इस कर को पैसे के रूप में देते थे।
तो कौन कौन लोग देते होंगे इन करों को, कहाँ किस किस लोगों के ऊपर लगाया जाता था ये कर। तो देखो पहला तो ये किसान के ऊपर हो गया, किसान अपने फसलों पर कर देते थे। और फिर दूसरा हो गया कारीगर, जो कि बुनकर होते थे, लोहार होते थे, सुनार होते थे, है ना। तो फिर वो उनके लिए एक दिन का काम भी करते थे कर के रूप में। फिर होता पशुपालक, जो पशुओं को पालने वाले थे। फिर व्यापारी होते थे, व्यापारी अपने खरीदने बेचने पर भी कर टैक्स देते थे। फिर एक और वर्ग आ गया जिसमें आखेटक संग्राहक होते थे, जंगल से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते थे, वो उन वस्तुओं के रूप में कर देते थे, है ना। तो उनके पास वही चीज़ें होती थी। अब देखो कृषि में परिवर्तन क्या आए, है ना। तो कुछ कृषि में भी उस समय परिवर्तन आए थे, जैसे कि हर समय होता है, कभी कैसे 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 टाइम आता रहता है और उस तरह से परिवर्तन आते रहते हैं। देखो पहले तो सादा लकड़ी की फाल से ही खेती की जुताई कर ली जाती थी, लेकिन अब क्या परिवर्तन हो गया, दो बड़े परिवर्तन हुए थे। पहला परिवर्तन हुआ था हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। पहले लकड़ी की सतह, जो लकड़ी के फाल होते थे तो बहुत ज़्यादा कठोर मिट्टी होती थी और लकड़ी से जब खुदाई की जाती थी तो लकड़ी टूट जाती थी। लेकिन अब लोहे के फाल होने से जो कितनी भी कठोर ज़मीन होती थी वो आसानी से खुद जाती थी। तो इससे क्या हुआ, उपज अच्छे से बढ़ने लगी। दूसरा क्या हुआ, लोगों ने, पहले जो लोग थे धान की खेती करते थे तो ऐसे ही जो धान था ऐसे ही बिखेर देते थे बीज, और उसमें से कुछ बीज हो पाते थे और ज़्यादातर नष्ट हो जाते थे। इस तरह से वो खेती थी वो अच्छे से नहीं होती थी। लेकिन अब लोगों ने ये सोचा कि अगर हम इसकी पहले पौध तैयार कर लें और फिर पौधों को फिर रोपा जाए जगह जगह जाकर, तो उससे बहुत अच्छी कृषि पैदा होगी, उससे जो पैदावार है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस तरह से दो उसमें परिवर्तन हुए। पहला क्या था, पहला लोहे की फाल बनाना, यानी कि पहले लकड़ी की जगह लोहे की फाल आ गई। और दूसरा जो खेती चावल की बिखेर के की जाती थी अब पौधों के द्वारा की जाने लगी, पौधों को रोपण करके की जाने लगी। तो ये दो महत्वपूर्ण इसमें कृषि में परिवर्तन हुए। बच्चों अब देखो मगध के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मगध क्या है, मगध लगभग 2 सालों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था और इसमें 2 नदियां मगध होके जाती थी, गंगा और सोन, ठीक है। और यहाँ पर यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण थी ये नदियाँ। मगध जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में हाथी को पकड़कर उन्हें क्या किया जाता था, प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर इसको एक सेना युद्धों में इसका काम लिया जाता था, है ना। इस तरह से वहाँ पर जो जनपद थे वो बनने लगे थे। और मगध में बहुत शक्तिशाली शक्तिशाली शासक हुए, जो बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। और इन्होंने हर जनपदों को जीतने का बहुत बरकस जो संभव प्रयास होते हैं वो किए थे। अब देखिए, और देखो इसमें बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र जो आज हम पटना बोलते हैं वो बिहार की पहले पाटलिपुत्र के नाम से राजधानी बन गई थी। अब देखो एक और कहानी आती है सिकंदर वाली। तो 2300 साल पहले की बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर था। वो क्या चाहता था कि वो पूरे विश्व को अब जीतना चाहता था, विश्व विजेता कहलाना चाहता था। लेकिन पूरी तरह सफल न होने की वजह से वो मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ फिर वो क्या हुआ, भारत की ओर आया। कौन आया, सिकंदर। सिकंदर ने भारत का रुख किया जीतने के लिए। जब वो व्यास नदी के पास पहुंचा तो उसने मगध, जो अभी हमने बात की ना मगध की ओर उसने कूच करना शुरू किया। लेकिन उसके जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया, भाई हम नहीं जाने वाले। तो राजा ने पूछा क्यों नहीं जाने वाले। तो उसने बताया कि वहाँ के जो शासक है ना उनके पास बहुत बड़ी पैदल की सेना है, रथ हैं, हाथी हैं, बहुत बड़ी सेना है। इसलिए डर की वजह से उसकी जो सेना थी यहाँ आने से मना कर दिया और वो यहाँ तक नहीं आ पाया फिर। अब देखो वज्जी के बारे में देख लीजिए। वज्जी क्या था, तुमने पढ़ा था कि मगध एक जो शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली, जो कि बिहार कहते हैं हम। अब पहले वैशाली के नाम से जानते थे, अब उसका वैशाली का आज का जो नाम है वो क्या है, बिहार। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसको क्या बोलते थे, गढ़ या संघ।
गण या संघ कहते थे। गण और संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें हर व्यक्ति जो उसमें राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ मिलकर क्या करते थे, शुरुआत करते थे, संपन्न करते थे। बैठकर सभी लोग सभाएं भी करते थे, बातचीत करते थे, वाद विवाद करते थे। फिर ये डिसाइड किया जाता था कि क्या करना है उनको और किस तरह से करना है। और आक्रमणकारी होते थे, उनके लिए मिलकर चर्चाएं करते थे कि किस तरह से हम आक्रमणकारियों को हरा सकते हैं। स्त्रियां और दास और कम्बकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इनको वर्जित था इन सभाओं में हिस्सा लेना। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही इस संघ से संबंधित थे, है ना। आगे वाले जो अब आगे जो पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया गण क्या है। गण एक शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया गया है, ठीक है। और संघ क्या है, संगठन, सभा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।